नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र या टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक आपने उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक, और कम से कम आपके पास उससे संबंधित मैं समझ रहा हूँ 200 प्रश्न जो आ सकते हैं, जो संभावित हैं, ठीक है, उस सभी पर हमने जिक्र कर लिया है। आज एक नया टॉपिक यानी हम उपभोग पर पूरी तरह से बात कर लिए हैं। उपभोग के अंतर्गत जितनी चीजें आती हैं सब पे बात कर लिए हैं, और उपभोग की जब बात हो जाती है तब बात आती है उत्पादन की, कि उपभोग होगा कैसे अगर उत्पादन नहीं होगा तो। ठीक, तो हम अब उत्पादन पर बात करेंगे। आप सभी लोग जितने भी अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बीए में हो, एमए में हो, या नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, क्योंकि आप पता है कि निचोड़ सीरीज चल रही है जो आपके अभी तत्काल एग्जाम है। ये मानकर चला जा रहा है कि आप पूरी तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपको प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर उसके जवाब देने हैं। ठीक, चैप्टर का नाम या पूरी तरह से एक अंग है ये, ठीक है। जैसे उपभोग है, अब हम उत्पादन पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्पादन क्या होता है थोड़ा सा, ठीक, कि किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप जिस मोबाइल पर पढ़ रहे हैं वह कहीं प्लास्टिक के रूप में, कहीं धातुओं के रूप में, ठीक, ऐसे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको बनाने वाले ने उस तरह से उसको ढाल दिया, उस तरह से उसको बना लिया उन्हीं पदार्थों को लेकर कि आज वह आपके बहुत सारे काम कर रही है। तो ये निर्माण क्या है या उत्पादन क्या है? यही उपयोगिता का सृजन करना है। उपयोगिता का सृजन करना क्या है? उत्पादन है। किसी वस्तु में उपयोगिता का अगर सृजन होगा, उपयोगिता अगर उसके अंतर्गत डाली जाएगी, बनाई जाएगी, तो उसे ही हम उत्पादन कहते हैं। अब बात आती है कि उत्पादन आखिर होता कैसे है, ठीक है। उत्पादन आखिर होता कैसे है, देखिए, हाँ, थोड़ा सा मैं एक एक लाइन बता देता हूं, देखिएगा। आप ये सब जान रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अगर नए वीडियो को देखें वो भी जान पाए, वो भी समझ पाए, इसलिए उत्पादन पर अगर बात करें, किस पर? उत्पादन पर, तो आप लिखेंगे किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, का सृजन करना ही क्या है? उत्पादन है, ठीक है। अब देखिए, उत्पादन करने के लिए, जाहिर सी बात है, उत्पादन करने के लिए बहुत सारे उपकरण या साधन की जरूरत होगी, ठीक है। तो उत्पादन क्रिया में जिनका भी सहारा लिया जाता है उसे हम उत्पादन के साधन कहते हैं। किसी भी उत्पादन क्रिया में या निर्माण क्रिया में जिन का सहारा, जिन वस्तुओं का सहारा, जिन व्यक्तियों का सहारा लिया जाता है उसे हम उत्पादन का साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन का साधन। ये आप जान रहे हो, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बोल देने से आप इतने, उत्पादन के साधन, ठीक है। उत्पादन के साधन की बात, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी निर्माण प्रक्रिया में, किसी उत्पादन में जिन व्यक्तियों का, जिन वस्तुओं का सहारा लिया जाता है उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। अगर उत्पादन के साधन की बात करें तो आप जानते हैं कि उत्पादन के साधन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। पहला तो साहसी होता है। क्या होता है? साहसी।
देखिएगा मेन कनेक्शन ही थोड़ा चला गया, चलिए कोई बात नहीं है। पहला क्या होता है, साहसी होता है, बिना इसके उत्पादन कार्य संभव नहीं है। और साहसी अर्थशास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति साहस कर सकता है, ठीक है, चाहे उसके पास कुछ हो ना हो, विचार आएगा तो बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा होता है साहसी के बाद पूंजी होती है। क्या होती है, पूंजी, क्योंकि विचार तो आएगा, आ जाएंगे, लेकिन बात कैसे बनेगी। पूंजी क्या होती है, जो पैसा, जो धन आप उत्पादन कार्यों में लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। और यह बैंक दे देता है। पूंजी कौन दे देता है, बैंक। अगर आपके पास है तो लगाइए, नहीं है तो बैंक के पास जाइए, अपना टोटल सिस्टम बनाकर बैंक दे देगा, ठीक है। और आप आज तो जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चल रही है, निश्चित रूप से फायदेमंद है अगर आप तरीके से उसका यूज कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद पूंजी आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं श्रम की। किसकी, श्रम की, ठीक है। इसके बाद किसकी, भूमि की। किसकी बात करेंगे, भूमि की बात करेंगे, ठीक है। चौथा, इसके बाद ये सब मैनेज करने के लिए एक संगठन भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे कंपनियों में मैनेजर होते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, संगठन। ये इतनी चीजें मिलकर किसी वस्तु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर किसी वस्तु का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक, निर्माण करती हैं यानी उत्पादन करती हैं, या उत्पादन करती हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल होगा, देखिएगा ये सभी उसमें इन्वॉल्व होंगे। कंपनी किसी भूमि पर लगी होगी, ठीक है, कोई संगठन सब कुछ देख रहा होगा, और सबसे पहले विचार जिसका आया होगा, जैसे आप विचार का मतलब अंबानी अडानी को ले सकते हैं, समझ में आई बात। हाँ, पूंजी बैंक दे दिया, श्रम सारे काम करने के लिए जो लेबर लगता है उसे हम श्रम कहते हैं। उत्पादन हो गया। अब जो उत्पादन हुआ, ठीक है, इसको उत्पादन के साधन, ये सभी क्या है, उत्पादन के साधन। एक नाम इसको आगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत। एक नाम इसका क्या है, आगत। इसको अंग्रेजी में इनपुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। अब इनके सहयोग से जो कुछ बना, जो कुछ निर्मित हुआ, ठीक है, जो कुछ निर्मित हुआ उसे हम निर्गत कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत। निर्माण को क्या कहते हैं, निर्गत भी कहते हैं, निर्गत। ये इकोनॉमिक्स की भाषा है। या आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट। हो गई बात, निर्माण हो गया। अब जाहिर सी बात है ये बिकेगा, ये बिकेगा तभी तो कुछ मिलेगा। इनके बिकने से, इनके बिक्री करने से जो मिलेगा उसको हम आय कहते हैं। क्या कहते हैं, आय। क्या कहेंगे, आय कहेंगे। जो मिलेगा उसे आय कहते हैं। क्लियर, रेवेन्यू। और जब बिक जाएगा ये माल, ठीक है, जो कुछ भी बना, फिर इन साधनों को हम क्या करेंगे, इन साधनों को उनका पारिश्रमिक देंगे। क्या देंगे, उनके काम के बदले उनका पारिश्रमिक देंगे। तो जो बिकने के बाद मिलेगा, ठीक है, इनको बांटेंगे। तो सबसे लास्ट में ये आता है, जैसे पूंजी को जो देंगे ये ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज, ठीक है। श्रम को जो देंगे ये मजदूरी कहलाएगी, मजदूरी। इन सबसे संबंधित प्रश्न है आगे, ठीक है। भूमि को जो देंगे उसे लगान कहेंगे। क्या कहेंगे, लगान। और संगठन को जो देंगे उसे हम कहेंगे क्या, वेतन। क्योंकि कंपनी में जो आपका मैनेजर होगा, ठीक है, सीईओ होगा, उसको आप कहेंगे कितनी मजदूरी लेंगे तो नाराज हो जाएगा, क्योंकि हर स्तर है हर चीज का, ठीक है। लेकिन लेबर से आप मजदूरी की ही बात करेंगे, उसे मजदूरी ही कहते हैं। क्लियर। अब सबसे बांटने के बाद जो बच जाएगा, साहसी को मिलेगा, वो लाभ मिलेगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि साहसी का नंबर जो सबसे पहले काम करता है वह सबसे बाद में पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। और इन सभी चीजों को सम्मिलित रूप से लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, लागत। क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। लागत का ही एक नाम है आगत। क्या नाम है, आगत।
क्लियर? तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। मतलब उत्पादन में हम उत्पादन पढ़ेंगे, उत्पादन फलन, अभी मैं उसको भी समझा देता हूं, उत्पादन फलन, ये टोटल स्ट्रक्चर उत्पादन के कार्य को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए एक चीज आप ये भी समझ लीजिए यहीं पर थोड़ा सा बस, ठीक है। उत्पादन फलन, बहुत बार उत्पादन फलन, इसके बाद हम तुरंत प्रश्न पर चलेंगे। उत्पादन फलन क्या होता है? जैसे नहीं कहते हैं जैसन कर्म होई वैसन फल मिली, ठीक है। तो उत्पादन क्रिया में जो भी साधन लगे हैं, चाहे वो श्रम लगा है, चाहे वो पूंजी लगी है, चाहे वो भूमि लगी है, चाहे टेक्नोलॉजी लगी है, ठीक है, सभी का परिणाम है उत्पादन। क्या है? सभी का फल होता है उत्पादन। तो उत्पादन फलन से तात्पर्य उत्पादन के समस्त साधनों के परिणाम से है, उसके फल से है, ठीक है। आप उसके फल से, इसीलिए लिखा जाता है उत्पादन फलन बराबर एफ ब्रैकेट में, ठीक, क्या के हो गया पूंजी, यल हो गया लेबर, ठीक है, टी मतलब टेक्नोलॉजी, क्या हो गया? टी मतलब टेक्नोलॉजी, और टी को हमेशा स्थिर मान, इसी सभी का क्या फलनात्मक परिणाम क्या है? आपका उत्पादन है, जो यहां लिख दिया मैंने। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये जितना अच्छा ये वर्क करेंगे श्रम और पूंजी, उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। क्लियर? अब आइए, इतनी चीज जान गए आप कि लागत क्या होती है, आय क्या होती है, उत्पादन क्या होता है। अब इससे संबंधित प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न लगा है, ठीक, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा पढ़े होंगे। देखिए ये प्रश्न लगा है कि सीमांत राजस्व यानी आय, सीमांत राजस्व मतलब आय, ठीक है, ईएमआर की बात कर रहा है, ऋणात्मक होगा यदि मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच की बात, ठीक, लोच आपका पूरे चैप्टर में कहीं भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए लोच पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, सब कुछ समझा दिया है। लोच, ठीक है, ईएमआर ऋणात्मक होगा यदि मांग की लोच क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। इकाई लोच, लोचहीनता, सापेक्षिक लोच, पूर्ण लोच, ठीक है। तो इसका आंसर आप तुरंत लगाइएगा, लोचहीनता। क्या? लोचहीनता या बेलोच, या क्या यही, अगर बेलोच देता तो भी सही होगा, बेलोच। अब यहां से आगे प्रश्न बन सकते हैं कि यमार यहां तो ऋणात्मक है, यमार धनात्मक कब होगी? यमार धनात्मक कब होगी? जल्दी से बताइएगा। यमार धनात्मक कब होगी? तो देखिएगा यमार यानी सीमांत आय धनात्मक कब होती है? जान लीजिएगा, जब जो ईपी है अधिक, इकाई से अधिक लोच हो, इकाई से अधिक लोच वाली हो, यानी मांग की लोच क्या हो? इकाई से अधिक हो, तो ये क्या होगी? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। यदि दोनों बराबर हों, ठीक है, यदि दोनों बराबर हों, यानी E बराबर P, ईपी बराबर 1, ई बराबर पी नहीं, ईपी बराबर, दोनों बराबर होते हैं तो एमआर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, एमआर शून्य हो जाती है। तो इसमें से जो भी प्रश्न बनेगा, जो भी प्रश्न बनेगा, अब आपके पास सारे का जवाब है, ठीक है। यही एग्जाम टाइम एकेडमी की विशेषता है, क्योंकि आपको बहुत टफ नहीं बनाया जाता क्वेश्चन को, ठीक, हाँ, और एकदम हिंदी आपको मिलेगी। इकोनॉमिक्स, जो अंग्रेजी से डर लगते हैं यूपी वाले हमारे जितने भी प्रतियोगी हैं, तो आप हिंदी में समझिए एकदम फुल, ठीक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? आर्थिक लागत, ठीक है। आर्थिक लागत किसे कहते हैं? देखिएगा, लागत जब आप पढ़ेंगे, लागत कई तरह की होती है, पढ़ेंगे नहीं, पढ़े होंगे। मैं तो शुरू करूंगा इसी एग्जाम के बाद, ठीक है, पहले आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि जो लोग तैयार हैं बस अपनी कमी को सुधार कर वो एग्जाम दे दें। क्या अवसर लागत को? नहीं। मौद्रिक लागत को? यस।
ठीक है। मौद्रिक लागत को ही हम आर्थिक लागत कहते हैं। मुद्रा का मतलब ही अर्थ है, ठीक है, मुद्रा का मतलब ही अर्थ है। अब बात आती है कि यहां अवसर लागत क्या है और वास्तविक लागत क्या है, ठीक है। वास्तविक लागत और अवसर लागत। अवसर लागत का मतलब यह है कि जैसे आप किसी कंपनी में, आपके पास कोई गुण है, ठीक, आपके पास कोई गुण है, ठीक, आपके गुण का एक कंपनी आपको 20,000 रुपया दे रही है, एक कंपनी आपको 22,000 रुपया दे रही है। मतलब अवसर दोनों जगह पर, कंपनी ए आपको 20,000 दे रही है, कंपनी बी आपको 22,000 दे रही है, यानी दोनों जगह पर अवसर है। लेकिन आप किसको चुनेंगे? 22,000 वाली को चुनेंगे। तो आपकी 20,000 वाली जो है वह अवसर लागत होगी, मतलब वह उतना आप त्याग कर रहे हैं, उतना आप त्याग कर रहे हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वास्तविक लागत क्या है? वास्तविक लागत उसे कहते हैं जो समाज वहन करता है, जो समाज वहन करता है। मतलब कोई ईंट भट्ठे का उद्योग लगा है या कोई उद्योग लगा है जूते का, चप्पल का, उसके कारण जो धुआं धक्कड़ प्रदूषण हो रहा है, ठीक, आवाज आ रही, वो समाज उसको वहन कर रहा है, ठीक है। उसका कष्ट कौन झेल रहा है? समाज झेल रहा है। इसलिए हम उसको कहते हैं वास्तविक लागत। क्या कहते हैं? वास्तविक लागत। अब जान लीजिएगा, इनका संबंध मुद्रा से नहीं है, इनका संबंध मुद्रा से नहीं, ना तो ये देखते हैं। बस एक बात अर्थशास्त्र में की जाती है, इसलिए आर्थिक लागत की जब भी बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे? मौद्रिक लागत। समझ में आ रही बात? आगे कह रहे कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत पर क्या असर होता है। अब आप मुझे बताइए स्थिर लागत क्या होती है। लागत को आप देखेंगे तो समय के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अल्पकाल और दीर्घकाल, ठीक है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में जो है, यही अल्पकाल ही लागत को दो भागों में बांट देता है। एक ऐसी लागत जिसको अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है और एक ऐसी लागत जिसको अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता, वो जैसे रहेगी वैसे रहेगी। जैसे आप ऐसे समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण समझने लायक, समोसा आपको बहुत प्रिय होता है, ठीक है। समोसा की दुकान है, बहुत छोटे से समझ लीजिए, एक कढ़ाई, जो कुछ भी वहां लगा हुआ है उसमें कढ़ाई, उसका घर, उसका मकान, जहां दुकान है, ठीक है, वो क्या है? वह स्थिर लागत के अंतर्गत आएगी, ठीक। क्योंकि अगर समोसा, कढ़ाई 50 समोसा के निकालने की क्षमता रखती है, ठीक, लेकिन शुरू में उसका बिक कितना रहा है? 50 समोसा निकाल, लेकिन 10 समोसा ही बिक रहा है, या 200 समोसा निकाल सकती है वो, 50 समोसा बिक रहा है, तो क्षमता तो उसकी 200 की है, लेकिन निकल रहा है कितना? 50 समोसा, ठीक, निकल रहा है। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो 200 तक वो निकाल सकता है, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं। एक कम समय में हम 200 तक निकाल सकते, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं, फिर कढ़ाई बड़ी करनी पड़ेगी। तो घर, मकान और कढ़ाई ये सब स्थिर लागत के अंतर्गत आएगा, जबकि क्या मैदा, तेल, रिफाइंड जिसे कहते हैं, आलू, ये सब परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आएगा। जैसे समोसे की डिमांड बढ़ेगी, तुरंत वो मैदे को, आलू को बढ़ा सकता है तुरंत। समझ में आई बात? तो एक हो गई अल्पकाल में जो लागत परिवर्तित कर जाए, बदली जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिनको बढ़ाकर, उनको हम कहते हैं परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कास्ट। और जिनको नहीं बढ़ाया जा सकता अल्पकाल में, उसे हम कहते हैं स्थिर लागत। ये अल्पकाल में ही होता है, दीर्घकाल में तो सारी लागतें परिवर्तित होती हैं। तो वही कह रहा है, जो अल्पकाल होता है उसमें किसी फर्म का अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसकी लागत कौन सी? उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या होगी? घटती है। क्या होगी? घटती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए सब सामान बनाने में उसको 5 से 10,000 रुपये लगा है, तो 10 समोसा बिकत बा, ठीक है, तो 10 पे सारा रखेगा ना वो। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा औसत स्थिर लागत घटती जाती है। क्लियर? इसका स्वरूप आप देखेंगे इसी तरह का होता है, ठीक है।
अति परवलयकार इसे कहते हैं, AFC औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कास्ट इसे कहते हैं AFC। आगे आइए, कह रहा निम्नलिखित वक्रों में से कौन सा वक्र U आकार का नहीं होता, फिर उसी से क्वेश्चन है। अभी इसका स्वरूप मैंने दिखा दिया है, ठीक है, यही AFC है, औसत लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र नहीं, औसत स्थिर लागत वक्र हमेशा उत्पादन बढ़ने के साथ साथ घटेगी, इसलिए कभी भी यह U आकार का नहीं हो सकती, ठीक है, यानी AFC। समझ में आ गई होगी बात। बाकी सभी U आकार की हो सकती हैं, औसत लागत, ठीक है, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत, ये सब U आकार की हो सकती हैं। केवल फिक्स्ड कास्ट आपका ये, इसको हम कहेंगे AC, इसको कहेंगे AVC, इसको कहेंगे MC, ठीक है, MC, इसको कहेंगे AFC। क्लियर। फिर कह रहा है अवसर लागत के पर्यायवाची हैं, अवसर लागत के पर्यायवाची हैं वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य या सामाजिक लागत, ठीक है। तो देखिएगा इसकी अवसर लागत को हम क्या क्या कह सकते हैं, वैकल्पिक लागत ये भी सही है, हस्तांतरण आय ये भी सही है, या हस्तांतरण मूल्य ये भी सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। अब देखिए किस में है ये विकल्प, 1, 2 और 4 बी, सामाजिक लागत में ये शामिल नहीं होता, ठीक, अवसर लागत सामाजिक लागत का भाग नहीं है। कह रहा है कि पैमाने का बढ़ता प्रतिफल निर्भर करता है आंतरिक किफायतों पर, बाह्य किफायतों पर, या आंतरिक और बाह्य दोनों किफायतों पर। तो अब मैं आपको बता दूं, जब हम अल्पकाल की बात करेंगे तो उसमें उत्पादन ह्रास नियम काम करेगा, ठीक है। जब हम अल्पकाल बात करेंगे तो उसमें उत्पादन ह्रास नियम काम करेगा। अभी इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो मैं उस पर टोटल बता दूंगा। चूंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो बहुत सारे लोग लंबा सोच के नहीं देखते हैं, ठीक। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल ये दीर्घकाल से संबंधित है, दीर्घकाल में सभी को हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए उसमें केवल लागत का कॉन्सेप्ट है, परिवर्तनशील और स्थिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि सभी को हम परिवर्तित कर सकते हैं, दीर्घकाल में सब कुछ बदला जा सकता है। तो दीर्घकाल से संबंधित ये पैमाने का प्रतिफल है, दीर्घकाल से संबंधित, और उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें निर्भर किस पे करेगा, आंतरिक और बाह्य दोनों बचतों पर, आंतरिक और बाह्य दोनों बचतों या किफायत की जगह बचत भी प्रयोग करेगा, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है कि दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म होती है, दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म होती है, जल्दी से बताइएगा। दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म को क्या कहते हैं, अनुकूलतम फर्म, प्रतिनिधि फर्म, सर्वोत्तम फर्म या औसत फर्म, जल्दी बताइए। तो देखिएगा यदि दीर्घकाल है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकूलतम फर्म कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, अनुकूलतम फर्म कहेंगे। अनुकूलतम फर्म, अनुकूलतम मतलब न बहुत अच्छी न बहुत घटिया, उसी स्तर पर बनी रहना। प्रतिनिधि मतलब जो सभी फर्मों का प्रतिनिधि करे, मतलब सभी से सभी की अगुवाई में चले, ठीक है। ये तब आप समझ पाएंगे जब इसको अलग से पढ़ाया जाएगा, यहां तो बहुत टाइम लग जाएगा। आगे है कि ये सब अलग अलग विचार दिए हैं, मतलब ये अलग अलग, जैसे मैं आपको बताऊं कि इष्टतम फर्म रॉबिन्स का है, इष्टतम फर्म पूछ देगा, इष्टतम फर्म का विचार किसका है, तो रॉबिन्स का है। इष्टतम फर्म का विचार किसका है, रॉबिन्स का है। आइए, ओ सॉरी, कह रहा है कि अनुकूलतम उत्पादन वह है जो, अनुकूलतम उत्पादन किसे कहेंगे, देखिए अनुकूलतम फर्म के द्वारा उत्पादित किया जाता हो, औसत लागत के अधिकतम बिंदु पर उत्पादित किया जाता हो, औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित किया जाता हो, या शून्य लागत पर उत्पादित किया जाता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा।
ठीक। अनुकूलतम उत्पादन कहां किसे कहते हैं? औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित किया जाता हो। जब आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्नों को जान पा रहे होंगे, और यदि कोई प्रश्न परेशान कर रहा है तो जाकर वहां पर उस चीज को पढ़ लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये एग्जाम से पहले परीक्षण है कि आपको कितना कौन सा प्रश्न परेशान कर रहा है। कह रहा है कि उत्पादन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है? वृद्धिमान प्रत्युपलब्धि नियम, ह्रासमान प्रत्युपलब्धि नियम, स्थिर नहीं। अंततः ह्रासमान लागू होता है, अंततः ह्रासमान प्रत्युपलब्धि, ठीक है, ये कठिन शब्द का प्रयोग किया है। ह्रासमान उत्पादन, ह्रासमान नियम या वृद्धिमान या स्थिर, तो अंतिम में कौन सा लगता है? ह्रासमान नियम लागू, उत्पादन ह्रास नियम या उत्पादन ह्रासमान नियम कहते हैं। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः किससे है? देखिए प्रश्न आ गया, उत्पत्ति का नियम यानी उत्पत्ति ह्रास नियम पूछ रहा है, और पैमाने के प्रतिफल का नियम किससे संबंधित? मैंने अभी बताया उत्पत्ति का नियम अल्पकाल से संबंधित है, पहले ये लिखिए क्योंकि उत्पत्ति का नियम पहले दिया है, और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। कह रहा है कि उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है यूलर से। उत्पादन समाप्ति प्रमेय जब भी पूछ दे तो आप जान जाइएगा कि उत्पादन समाप्ति प्रमेय किससे संबंधित है? यूलर से। इसे यूलर प्रमेय भी कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा होता है? ठीक है, प्रथम घात वाला समरूप फलन, जब प्रथम घात वाला समरूप फलन बात कर दे तो आप आंख मूंद कर काब डगलस उत्पादन फलन बताइएगा। क्या? काब डगलस उत्पादन फलन। ठीक, काब डगलस उत्पादन फलन, ये जब इसका न्यूमेरिकल से लेकर थियरी आप पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। काब डगलस उत्पादन फलन की इकाई प्रतिस्थापन लोच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसकी प्रतिस्थापन लोच कितनी होती है? प्रतिस्थापन लोच हमेशा कितनी होती है? ईपी बराबर 1, इकाई के बराबर होती है। ये बहुत बार पूछा गया है। क्लियर? और प्रतिस्थापन लोच की अगर बात करें तो इसकी अवधारणा प्रतिस्थापन लोच की अवधारणा हिग्स ने दिया है। किसने दिया है? हिग्स ने। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए। कह रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है किससे? परिवर्तनशील अनुपात से, उत्पत्ति ह्रास नियम से, पैमाने के प्रतिफल से। किससे? पैमाने के प्रतिफल से। अभी इसका जिक्र हमने किया था। आगे बढ़िए। कह रहा है कि जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। आपको अगर उपयोगिता ह्रास नियम समझ में आया है, एकदम उत्पादन ह्रास नियम उसी का 2 कॉपी है, केवल नाम बदला है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट वहां है वही कॉन्सेप्ट यहां है। ठीक है, जब कुल उपयोगिता कहां अधिकतम होती थी? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती थी। इसी तरह से कुल उत्पादन कहां अधिकतम होगा? जब सीमांत उपयोगिता, सीमांत आय या सीमांत उत्पादन क्या हो? शून्य हो। ठीक है, ये आपका सही होगा। जब ऋणात्मक हो जाएगी ये तो कुल उत्पादन भी घटने लगता है। ठीक है, कुल उत्पादन भी घटने लगता है। ये चीज आगे कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है। ठीक है, पहली अवस्था कहां समाप्त होती है? जब देखिए ये 3 फेज आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये 3 फेज क्या करना है? इसी तरह का फिगर दे के पूछ देगा। ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है ये जानना आपको। देखिए पहले फेज में आपकी
ये टीपी है, टोटल प्रोडक्शन ये एपी है, एपी, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन ये एमपी है। कलर चेंज कर लीजिए। टीपी, एपी और एमपी। क्लियर। तो पहले फेज में देखिए टीपी, एपी और एमपी तीनों बढ़ रही होती हैं, तीनों बढ़ रही होती हैं, और इसका अंतिम बिंदु कहां होता है, जहां एपी वक्र एमपी को ऊपर से काटे, नहीं, जहां एमपी वक्र एपी को ऊपर से काटे, एमपी वक्र एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर काटे, तो यही सबसे सही होगा। क्या होगा, यही सबसे सही होगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान सवाल है। क्या है, आसान। और इसी से आपका, और मैं और चीजें आपको समझा देता हूं। देखिएगा, जब एमपी शून्य है, एमपी शून्य है, तो क्या है, ये फिगर बनाने में थोड़ा सा ही गलती किया है, ये क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। टीपी टोटल प्रोडक्शन आपका क्या है, अधिकतम है। टोटल प्रोडक्शन क्या है, अधिकतम है। जब ये ऋणात्मक स्थिति में इससे नीचे चली जाएगी तो कुल प्रोडक्शन भी क्या करने लगता है, घटने लगता है। आगे कह रहा है कि प्रतिफल के उत्पादन सिद्धांत के अनुसार जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है, तथा औसत उत्पादन ऋणात्मक होता है। देखिए पहले ध्यान दे लीजिएगा, कभी कभी इसमें दिक्कत आती है कि जब लंबा सेंटेंस दे देता है तो दो तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक, इस प्रश्न का आंसर देखिए, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, यहां तक तो बात सही है, लेकिन औसत उत्पादन ऋणात्मक कभी भी नहीं होता, यह हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए इस प्रश्न का आयोग ने आंसर नहीं दिया था, क्योंकि सारे विकल्प क्या थे, सारे विकल्प इसके गलत थे। लेकिन अगर यही ऋणात्मक की जगह धनात्मक, औसत कभी भी शून्य होता ही नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। यहां धनात्मक होता तो आपका सी ऑप्शन सही होता, लेकिन यह प्रश्न ही गलत था, आप जान लीजिए। कह रहा है उत्पादन फलन हेतु, ठीक, इस बार अगर सही कर देगा तो यहां क्या लिख लेगा, धनात्मक अगर लिख देगा तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप घटना चक्र वगैरह से कहीं से तैयारी को अपने मजबूत कर रहे हैं तो ये चीज समझिएगा। कह रहे हैं उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को मापा जाता है। उत्पादन फलन हेतु कुशलता की दर को किससे मापा जाता है? ठीक है, निर्गत माइनस आगत का अनुपात, आगत माइनस निर्गत का अनुपात। ठीक, देखिएगा, तो आगत माइनस निर्गत का अनुपात, कुशलता की दर अगर आपको मापनी है तो किससे मापेंगे? ये चीज आप आगत माइनस निर्गत का अनुपात के द्वारा इसको क्या करेंगे, मापेंगे। ठीक है, देखिए ये जान लीजिए, टाइपिंग में इसी चीज को तो जब आपके पास किताब रहती है तो आप तुरंत आंसर को जज कर लेते हैं, तो कमी ढूंढने में आपको दिखाई नहीं देती कि क्या कमी, आप ऐसे ऐसे हल करिए तो ज्यादा मजा आएगा। कह रहा है कि उत्पादन के साधनों की मांग कहलाती है। उत्पादन के साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं, इस पे टाइम मत जाया करिए। कह रहा है कि कापडलक उत्पादन फलन में यदि आगतों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पारितोषिक दिया जाए तो पारितोषिक विवरण के उपरांत अवशेष होगा क्या, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या अज्ञात। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर काप डगलस उत्पादन फलन की बात कर ली जाए और जितने भी साधन उसमें प्रयोग हो रहे हैं सबको उनके सीमांत
उत्पादकता के आधार पर यदि उनका मजदूरी दे दिया जाए, उनका पारितोषिक दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वितरण के उपरांत अवशेष शून्य हो जाएगा। ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं, यानी लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर। आगे कह रहे काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच, अभी मैंने बात की है, क्या होती है, इकाई होती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए, कभी कभी आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। कह रहे यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो, मतलब पूर्ति वक्र का ढाल तो हमेशा धनात्मक होता है, तो वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो परिणाम स्वरूप आपूर्ति क्या होगी भाई, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। ये जान लीजिए, अधिक कीमत पर अधिक चीजें बेचने के लिए लोग तैयार होंगे, कम कीमत पर कम चीजें बिकेंगी। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आ गई आपको, निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। आइए, कह रहा कि यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है, उत्पत्ति के समस्त साधनों में 100% वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को कहते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल तो नहीं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल ये भी नहीं, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। क्या कहेंगे, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, क्या, क्यों, क्योंकि जितना हम उत्पादन के साधन को बढ़ा रहे हैं उत्पादन घट रहा है, उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इसको समझिएगा, यदि यही होता 80%, अगर साधन को बढ़ाने पर 100% उत्पादन बढ़ता, साधन इतना बढ़ाया जाता और उत्पादन इतना बढ़ता, तो यह पहला हो जाता आपका, क्या हो जाता, पहला। दूसरा क्या हो जाता, 80% अगर बढ़ा रहे हैं तो 80% बढ़ रहा है। ठीक है, तो यह स्थिर प्रतिफल होता, स्थिर, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, लेकिन ये हो रहा 80%, 100% बढ़ाने पर 80%, इसलिए क्या है, ह्रासमान प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल है। आगे कह रहे औसत आगम वक्र का दूसरा मान, दूसरा नाम है औसत। औसत आगम वक्र को क्या कहते हैं, लाभ वक्र, फिलिप्स वक्र, मांग वक्र या तटस्थता वक्र। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हम सोचे भी नहीं रहते कि ऐसा भी पूछ देगा, नाम पूछ रहा है औसत आगम वक्र। ठीक है, AR के बारे में पूछ रहा है, तो AR को क्या क्या कहते हैं, AR को मांग वक्र या कीमत वक्र के नाम से भी जानते हैं, कीमत वक्र। ठीक है, मांग वक्र या कीमत वक्र, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे कह रहा कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम संबंधित हैं अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से नहीं, अल्पकाल से। परिवर्तनशील अनुपात का नियम, या उसे ही कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम, जहां पैमाने का प्रतिफल नियम दीर्घकाल से, वहीं उत्पत्ति ह्रास नियम किससे संबंधित है, अल्पकाल से। कह रहा कि उत्पादन के परिवर्तनशील अनुपात के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन हेतु सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी अवस्था दूसरी अवस्था होती है, सबसे अच्छी अवस्था दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है, तीसरा ये होगा AP MP। ठीक है, देखिए इसको यहां तक बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये, हाँ, क्योंकि आपका उत्पादन सबसे अधिक इसी में होगा। ये पहली अवस्था हो जाती है, ये दूसरी अवस्था हो जाती है और ये तीसरी अवस्था। ठीक है, तो दूसरी अवस्था सबसे अच्छी अवस्था होती, TP दूसरी अवस्था सबसे अच्छी अवस्था होती है। आगे कह रहे उत्पादन फलन में, हाँ, उत्पादन फलन में यदि मात्र एक आगम परिवर्तित हो तो उत्पादन परिवर्तन की मात्रा आगत परिवर्तन की मात्रा के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
इस प्रश्न को थोड़ा सा नीचे पढ़ने में आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, उत्पादन फलन में यदि मात्र एक आगम परिवर्तित हो तो उत्पादन परिवर्तन की मात्रा व आगत परिवर्तन की मात्रा के परिणाम स्वरूप साधन का वृद्धिमान प्रतिफल, साधन का स्थिर प्रतिफल व साधन का ह्रासमान प्रतिफल या साधन क्रमशः वृद्धिमान, स्थिर व ह्रासमान तीनों में होकर जाएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, देखिए, यदि ये हो रहा है, एक आगम परिवर्तित हो रहा है तो उत्पादन परिवर्तन की मात्रा, आगत व परिवर्तन की मात्रा के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तीनों लागू होगा। कौन सा, वृद्धिमान पहले, फिर स्थिर, फिर ह्रासमान, सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ह्रासमान। क्लियर। आगे है, काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधन पर विचार किया जाता है। काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने, तो मात्र दो। ठीक है, मात्र दो। कौन कौन से, श्रम और पूंजी, और पूंजी। ठीक है, हमेशा दो की बात की जाएगी, कोई दो ले सकते हैं। क्लियर। काब डगलस उत्पादन फलन कह रहा है कि यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो निम्न में से क्या सत्य है। पैमाने के प्रतिफल घटते हुए होंगे, पैमाने के प्रतिफल स्थिर होंगे, आदानों को निश्चित अनुपात में काम लेना चाहिए, फर्म लाभ को अधिकतम नहीं कर सकती। जल्दी से बताइएगा ये प्रश्न का आंसर। कह रहा है कि उत्पादन फलन एक कोटि समजाती है तो स्थिर प्रतिफल प्राप्त होंगे। समजाती है तो जितना बार बार लगाएंगे वो उतना, 10 लगाएंगे तो 10 उत्पादन देगा, 20 लगाएंगे तो 20 देगा, 30 लगाएंगे तो 30 देगा, क्योंकि एक ही तरह की साधन का प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में स्थिर प्रतिफल। क्या कहते हैं, स्थिर प्रतिफल। आगे है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। सीमांत उत्पाद बढ़ता है और औसत उत्पाद गिरता है। औसत उत्पाद बढ़ता है और गिरना आरंभ होता है। देखिए, प्रथम अवस्था की अगर बात करें तो कोई भी गिरेगा नहीं। प्रथम अवस्था की बात करेंगे, कोई भी गिरता नहीं है। ठीक है, देखिएगा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। प्रथम चरण में देखिए क्या होता है, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता है और औसत उत्पादन गिरता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है और औसत उत्पादन गिरना आरंभ हो जाता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है और गिरना आरंभ होता है। प्रथम अवस्था में सबसे सटीक आपका चौथा विकल्प होगा, क्योंकि अभी आपने इसके पहले एक फिगर दिखाया था मैंने, देखिएगा, ये भी देख लीजिए और ये जो बना हुआ है ये भी देख लीजिए। ये देखिए, पहली अवस्था में सब धनात्मक होते हैं, सब धनात्मक होते हैं। ये एमपी गिरना प्रारंभ हो जाता है। जहां टीपी और एपी तो बढ़ रहे होते हैं, एमपी जो है गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो यही ऑप्शन वहां आपको देखकर क्या करना है, समझना है। 32 सीमांत उत्पादन बढ़ता है और गिरना आरंभ होता है। सबसे सटीक, अगर ये न दिया होता तो ये सही होता, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। चूंकि बढ़ते हैं नहीं होगा, धनात्मक सभी होते हैं लेकिन गिरना प्रारंभ हो जाता है आपका एमआर। तो पहली अवस्था में क्या होगा, सीमांत उत्पादन आपका बढ़ता और गिरना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से 32 क्वेश्चन आपने देखा, 32 नहीं 30 क्वेश्चन आपने देखा। 30 क्वेश्चन के सहारे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हल किया गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बस इतना सा है, आपको भगवान ईश्वर शक्ति दें इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाने की और एक पद निश्चित रूप से सुनिश्चित करने की। धन्यवाद सुनने के लिए।